Hello student, in this lecture we are continuing with the plasmid vector. All we know that vector is used to carry the gene of interest into the host cell. So topic of interest is cloning vector. ऐसा डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में लेकर जाएगा और उसकी डुप्लीकेट कॉपीज फॉर्म करेगा. देयर आर टू टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. नंबर वन इज प्लाज्मिड एंड नंबर सेकंड इज बैक्टीरियोफेज. ये दोनों भी डीएनए मॉलिक्यूल अपने अपने पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कैरी करते हैं. ओके, सो व्हेन दिस प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज are introduced in the host cell. Let us consider this is bacteria which is recipient cell of the recombinant DNA. जो सेल बैक्टीरिया हो या और कोई यूकैरियोटिक सेल हो, अगर डीएनए को अपने अंदर रिसीव करेगा तो उसको हम नाम देंगे होस्ट. एंड हियर द होस्ट एक्ट एज अ बैक्टीरिया. लेट अस कंसिडर दिस इज प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए which contain origin of replication. When these vectors are introduced in the host cell, they are able to multiply themselves independent on the control of chromosomal DNA. इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया के पास अपना ओन क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. इस न्यूक्लियोइड के पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी ये ड्रॉ कर सकता है. इसी तरह जो वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया, ये चाहे प्लाज्मिड हो या बैक्टीरियोफेज हो, इसके पास भी अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है. ये अपनी ओन कॉपीज तैयार करेगा और रेप्लिकेशन करने के लिए इस वेक्टर को बैक्टीरियल क्रोमोसोम से कोई लेन देन नहीं रहेगा. ये इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई होता चला जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी में बताया गया कि बैक्टीरियोफेज जो होता है ये लार्ज कॉपी नंबर फॉर्म कर सकेगा. बैक्टीरियोफेज कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट कॉपी. Plasmid may have 1 to 2 copy per cell, or some plasmid also contain 15 to 100 copies per cell. Even the number may become higher. यानी 15 से 100 तक तो होते ही हैं. कुछ सेल में ये कॉपी नंबर 100 से भी अधिक, 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ में लिंक करते हैं, स्पेशली उस जगह पे जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट हो, सो दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन आल्सो मल्टीप्लाई इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लाज्मिड. जितनी कॉपी प्लाज्मिड की फॉर्म होगी, साथ ही साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी उतनी ही कॉपी फॉर्म हो जाएगी. नाउ अ डे एट प्रेजेंट यानी आजकल जब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंटिस्ट लोग वेक्टर को यानी प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज को आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं लेबोरेटरी में अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग. सो एट प्रेजेंट ऑल द वेक्टर आर इंजीनियर्ड. इंजीनियर्ड का मतलब कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड. इंजीनियर्ड का मतलब याद रखिए, आइदर कंस्ट्रक्टेड और आर्टिफिशियल प्लाज्मिड यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अब जब हम प्लाज्मिड बना ही रहे हैं तो हमको प्लाज्मिड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का ख्याल रखना पड़ेगा. दिस फीचर आर रिक्वायर फॉर इजी फेलिसिटेशन ऑफ क्लोनिंग ऑफ द जीन. सो फ्यूचर आर रिक्वायर फॉर क्लोनिंग पर्पजेस. फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो बनाया गया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड इज PBr 322. देखिए, प्लाज्मिड का ऐसा है कि कुछ प्लाज्मिड नेचुरली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, उनके नाम रखने के लिए कोई रूल्स हमको फॉलो नहीं करने हैं. बट अगर प्लाज्मिड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हो या इंजीनियर्ड हो तो उनका नॉमेनक्लेचर रहेगा, नाम रखने के कुछ रूल्स रहेंगे. फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल p, इट रिप्रेजेंट द प्लाज्मिड. और सेकंड थर्ड जो लेटर रहेंगे ये वाले, ये कैपिटल लेटर रहेंगे. कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट द नेम ऑफ रिसर्चर और द नेम ऑफ प्लेस ऑन विच प्लाज्मिड इज कंस्ट्रक्टेड. यहां पर जो PBr 322 है, इसमें B और R रिसर्चर के नाम है. B फॉर बोलीवर एंड R फॉर रोड्रिग्स. ये दोनों लोगों ने प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया था. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है हमारे पास में PUC. यहां पर भी स्मॉल p फॉर प्लाज्मिड, लेकिन U और C प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस प्लाज्मिड इज कंस्ट्रक्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया.
तो U फॉर यूनिवर्सिटी एंड C फॉर कैलिफोर्निया. Nomenclature is used only for the constructed plasmid, not for the natural plasmid. अब जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर ये रहेगा कि जब हम प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसका साइज स्मॉल होना चाहिए ताकि ये इजीली रेप्लिकेशन परफॉर्म कर सके और फास्ट मल्टीपल कॉपीज बना सके. स्मॉल साइज प्लाज्मिड फॉर इजी एंड फास्ट रेप्लिकेशन मीन्स क्लोनिंग. सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो एनसीईआरटी में पॉइंट नंबर 1 बनाया गया इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. हम प्लाज्मिड को यूज ही इसलिए कर रहे हैं ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट की डुप्लीकेट कॉपीज बन सके. तो प्लाज्मिड के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना कंपलसरी है. अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं रहेगा तो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, वो हमारे लिए कोई काम की बात नहीं रहेगी. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ sequence of nucleotide on DNA that is on the plasmid which initiate the replication. Sequence that initiate replication process. Replication की beginning या replication की शुरुआत इन्हीं सीक्वेंस पर होंगी जिनको origin of replication कहा जाएगा. अब अगर हम हमारा gene of interest any piece of DNA that is desired gene अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास लिंक कर लेते हैं तो प्लाज्मिड की तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नॉट ओनली इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर. हमको कितनी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इफ वन वांट टू रिकवर मैनी कॉपी नंबर, अगर हमको बहुत सारे डुप्लीकेट कॉपी चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट की तो हम ऐसे प्लाज्मिड का सिलेक्शन करेंगे जिसका ओरिजिन साइट यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हायर कॉपी नंबर को सपोर्ट करेगा. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मस्ट सपोर्ट द हाई कॉपी नंबर. ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के 4 पॉइंट आपको याद रखना है. नंबर 1, सीक्वेंस विच इनिशिएट द रेप्लिकेशन. Any piece of DNA when linked near the origin of replication, it will easily form the multiple copies. Origin of replication also responsible to control the copy number. और origin of replication की वजह से हमको जितनी desirable copies चाहिए उतनी copies हम form कर सकते हैं बशर्ते ये कि प्लाज्मिड के पास high copy number support करने का ability होना चाहिए. Now next property और next feature of the constructed plasmid is, अब ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, पॉइंट नंबर 3 और फीचर नंबर 3, प्लाज्मिड मस्ट हैव सिलेक्टेबल मार्कर जीन. सिलेक्टेबल मार्कर, देखिए मार्कर यानी मार्किंग करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला या फिर डिफरेंशिएट करने वाला जीन. हमारे पास में 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन PBR322 में लिए जाएंगे. दोनों भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहेंगे. Both selectable, there are 2 selectable marker, both are antibiotic resistant gene. एंटीबायोटिक सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देगा यानी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ने से रोकेगा. उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहेंगे. एग्जाम्पल, अगर न्यूट्रिएंट मीडियम पर हमने 10 बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए हैं और उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक मिक्स कर दिया है न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया को 10 का 10 ही रखेगा, उसको बढ़ने नहीं देगा लेकिन किल भी नहीं करेगा. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. नंबर 1 इज बैक्टीरियोस्टैटिक. देखिए नाम पे से पता चलता है, स्टैटिक मतलब स्टॉप और स्टेशनरी और कांस्टेंट. बैक्टीरियोस्टैटिक का एक एग्जांपल आपको याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन. ये एंटीबायोटिक है बट बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से रोकेगी. इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. फिर से रिवाइज करते हैं कि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा लेकिन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कांस्टेंट कर देगा, बढ़ने नहीं देगा. सॉरी. सेकंड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इज बैक्टीरिसाइड. ये जो सेकंड वर्ड है साइड, इसका मतलब होता है किल. ये वो एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देंगी, खत्म कर देंगी.
बैक्टीरियोस्टैटिक का एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन, बैक्टीरिसाइड का एग्जाम्पल आपको याद रखना है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि अगर बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, वो जीन जो टेट्रासाइक्लिन का अपोज करेगा, उस बैक्टीरिया में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होने की वजह से टेट्रासाइक्लिन का असर बैक्टीरिया पर नहीं होगा, इसलिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी इनहिबिट नहीं होगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ यानी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएंगी। अगर किसी बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जो एम्पिसिलिन से फाइट कर सकता है, एम्पिसिलिन का अगेंस्ट कर सकता है, उस बैक्टीरिया के ऊपर भी एम्पिसिलिन का कोई असर नहीं होगा और वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। हां, अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ना हो और आपने उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर रख दिया, एम्पिसिलिन का असर उस बैक्टीरिया पर होगा और वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन का अपोजिशन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है और वो बैक्टीरिया मर जाएगा, किल हो जाएगा। सेम पैटर्न टेट्रासाइक्लिन के साथ रहेगा। अगर हम ऐसा बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में रखते हैं जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ना हो, उस बैक्टीरिया पर टेट्रासाइक्लिन का इफेक्ट होगा और वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर सकेगा। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारे सिलेक्टेबल मार्कर जीन। जब आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया तब प्रोपोजल दिया गया कि हम 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज कर सकते हैं। नंबर 1 कैनामाइसिन, नंबर 2 क्लोरोम फेनिकॉल, ये ऑप्शंस है हमारे पास में। नंबर 3 एम्पिसिलिन एंड नंबर 4 इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। सो यू कैन यूज 4 ऑफ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, 4 में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। याद रखिए कि ई कोलाई बैक्टीरिया के पास इनमें से कोई भी नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, ना कैनामाइसिन रेजिस्टेंस, ना क्लोरोमफेनिकॉल, ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसीलिए जब आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBr322 बनाया गया उसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स का यूज किया गया। नंबर 1 इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं AMP और उसके ऊपर R फॉर रेजिस्टेंस। एंड सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन इज यूज्ड इन PBr322 इज टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं TET यानी टेट्रासाइक्लिन और उसके ऊपर R मतलब रेजिस्टेंट। अब देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का फंक्शन ये है कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनके फंक्शंस होते हैं, लेकिन अभी इनका प्रिंसिपल ये है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ये बता देगा कि भाई ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट है और ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन is used to discriminate or differentiate between recombinant bacteria and non-recombinant bacteria. recombinant and non-recombinant के बीच में differentiate करेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इनकी वर्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास में PBr322 का डायग्राम जो पेज नंबर 169 न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में 199 पेज नंबर पे दी हुई है। पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट फीचर क्या रहेगा। नेक्स्ट फीचर इज कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड और इंजीनियर्ड प्लाज्मिड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 और वेरी फ्यू रिस्ट्रिक्शन साइट। ये रिस्ट्रिक्शन साइट वो साइट होती हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड होगा और डीएनए को कट करेगा। रिस्ट्रिक्शन साइट is also called as cloning site और रिकॉग्निशन साइट भी हम इसे कह सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट। तो फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एनसीईआरटी में जो कॉमनली यूज्ड वर्ड दिया गया उसका मतलब रहेगा सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एग्जांपल, आप डायग्राम पर आइए, यहां पर देखो लेबलिंग दी हुई है इको R1, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर इको R1। इस प्लाज्मिड पर जब आप इको R1 अप्लाई करोगे
तो EcoR1 पूरे प्लाज्मिड को इंस्पेक्ट करेगा और इस साइट पर प्लाज्मिड को कट करेगा। EcoR1 की एक ही रिकॉग्निशन साइट इस प्लाज्मिड पर दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां एक और EcoR1 साइट रहती, यहां एक और EcoR1 साइट होती, तो EcoR1 इस प्लाज्मिड के 3 फ्रेगमेंट जनरेट कर देता, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता ज्वाइनिंग करते समय, मतलब लाइगेशन के समय। ख्याल इस बात का रखा जाएगा कि फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। इस प्लाज्मिड पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली 8 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं और 8 की 8 साइट हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही है। एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है BAMH1, बैसिलस अमाइलोलिक्विफिकेन। अगर आप BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अप्लाई करोगे तो वो यहां पर कट करेगा, बाकी किसी भी जगह पर कट नहीं करेगा। अगर आपके पास ये दोनों एंजाइम अवेलेबल ना हो, HIND है आपके पास में, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा थर्ड, तो इस एंजाइम को अप्लाई कीजिए। ये एंजाइम प्लाज्मिड को एक ही साइट पर कट करेगा, बाकी साइट पर कट नहीं करेगा। मतलब ये कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट प्लाज्मिड पर अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास में एक PBr322 है, यहां पर लोकेशन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, एक और प्लाज्मिड है, ये भी PBr322 है, यहां पर लोकेटेड है फिर से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एक प्लाज्मिड ये ऊपर वाला जो है, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस प्लाज्मिड पर आपने अप्लाई किया BAMH1। थोड़ी देर के लिए अपन इन सबको कट कर देते हैं। ठीक है, ओके, BAMH1 आपने अप्लाई किया, एंजाइम BAMH1 प्लाज्मिड को इस पॉइंट पर ब्रेक डाउन कर देगा, क्लीव कर देगा, तो ये प्लाज्मिड इस तरह से ओपन हो गया, BAMH1 साइट पर कट हो गया। ठीक है, लेकिन BAMH1 साइट जिस लोकेशन पर है उसी लोकेशन पर है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। यहां पर जब क्लीवेज हुआ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी डिस्टर्ब हो गया। इस जीन ने टेट्रासाइक्लिन का अपोज करने की जो क्षमता थी वो लॉस कर दी। ओके, व्हेन एंजाइम BAMH1 इज अप्लाइड, plasmid cut from the same site of tetracycline resistant gene, so this plasmid lose the ability of opposing the tetracycline। ये जीन कट हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आप यहां देख सकते हैं ओपन हो गया, बट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कोई धक्का नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहां पर है, अपन ने PST PVU अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये जीन भी कट नहीं होगा। अब अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिजायर DNA को, एलियन पीस ऑफ DNA या फॉरेन जीन कह लीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं चारों में से, उस जीन को आपने यहां पर लाइगेट कर दिया, यानी लाइगेज एंजाइम की मदद से अटैच कर दिया, तो अब यह बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट DNA। लेकिन इस रिकॉम्बिनेंट DNA में टेट्रासाइक्लिन का अपोजिशन वाला प्रॉपर्टी कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है। ओके, तो ये दो PBr322 आपके पास, एक रिकॉम्बिनेंट है, यहां पे जीन इंसर्ट कर दिया आपने, और ऊपर वाला जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इन दोनों प्लाज्मिड को आपने टेस्ट ट्यूब या बीकर में इंट्रोड्यूस किया, और यहां पर आपके पास में है 3 होस्ट बैक्टीरियम जो प्लाज्मिड को अपने अंदर रिसीव करेंगे। ठीक है, इनको हम ABC नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बैक्टीरिया नंबर A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो एज फार एज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक प्लाज्मिड किसी एक बैक्टीरिया में ही इंट्रोड्यूस हो पाएगा। 3 बैक्टीरिया हैं, 2 प्लाज्मिड हैं। बैक्टीरिया A ने फॉर एग्जाम्पल एक प्लाज्मिड ले लिया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी एक्टिव है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी एक्टिव है। दिस बैक्टीरिया इज NC, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये, क्योंकि BAMH1 साइट या टेट्रासाइक्लिन साइट में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया B को देखिए, इसने प्लाज्मिड को अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया, और बैक्टीरिया B का जो प्लाज्मिड है इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इंटैक्ट है, जैसा का वैसा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन लॉस्ट हो गया। ओके, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंसर्ट हो गया। एक जीन को आपने इंसर्ट किया, दूसरा जीन लॉस हो गया, इसे हम नाम देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, और तीसरा जो बैक्टीरिया है इसके पास में तो प्लाज्मिड आया ही नहीं, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं कहलाएगा। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड गया वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं गया वो NT, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब जो बैक्टीरिया A है ये T मतलब ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि इसने प्लाज्मिड को रिसीव किया। बैक्टीरिया B भी ट्रांसफॉर्मेंट है, इसने भी फॉरेन DNA को रिसीव किया, बट
ट्रांसफॉर्मेंट होने के बावजूद बैक्टीरिया ए नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट होने के बावजूद बैक्टीरिया बी जो है वो आर मतलब रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। NR होना चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और बैक्टीरिया बी इज रिकॉम्बिनेंट। अब हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे। ये फॉर एग्जांपल पेट्री प्लेट है, इसमें आपने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सुक्रोज है, सारी चीजें हैं, और इसमें आपने ऐड कर दिया एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है एम्पिसिलिन। अब थोड़ा आप ऊपर देखिए तो एम्पिसिलिन को हमने बैक्टीरिसाइड का दर्जा दिया क्योंकि ये बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। एम्पिसिलिन उस बैक्टीरिया को किल करेगा जिस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन से लड़ने की ताकत नहीं होगी, जिस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि इन तीनों बैक्टीरियाज को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर रख दिया। दीज आर द 3 बैक्टीरियाज A, B एंड C। अब देखिए A तो ट्रांसफॉर्मेंट है, A के पास में PBr322 है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होने की वजह से बैक्टीरिया A एम्पिसिलिन का अपोजिशन करेगा, एम्पिसिलिन का असर नहीं हो पाएगा A बैक्टीरिया पर, तो इसका किलिंग नहीं होगा। बैक्टीरिया A रिमेन सर्वाइव एंड इंक्रीज इट्स कॉलोनी, ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। सेम इज द केस विद बैक्टीरिया नंबर B, इसके पास में भी प्लाज्मिड है PBr322 और प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट है, इंटैक्ट है। ये भी बैक्टीरिया भी एम्पिसिलिन से फाइट करेगा, अगेंस्ट अपोजिशन करेगा, एम्पिसिलिन का असर नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया बी पर। बैक्टीरिया बी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, मतलब बैक्टीरिया बी भी ट्रांसफॉर्मेंट है। बट व्हाट अबाउट बैक्टीरिया नंबर सी? ये सी बैक्टीरिया ने PBr322 को अपने अंदर रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। बैक्टीरिया सी एम्पिसिलिन का अपोज नहीं कर सकता। एम्पिसिलिन बैक्टीरिया सी पर हावी हो जाएगा, अपना असर बताएगा और बैक्टीरिया सी को क्या कर देगा, किल कर देगा। यहां पर डिफरेंशिएट हुआ कि भाई जो बैक्टीरिया किल हो गया एम्पिसिलिन की वजह से, वो इसलिए किल हुआ क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेंट था ही नहीं, है ना। और जो बैक्टीरिया बच गए वो इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को अपने अंदर रिसीव किया था, वो ट्रांसफॉर्मेंट बन गए। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहां पर लिखा है हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भाई क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, किल हो जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेंट रिमेन सर्वाइव रहेंगे और अपनी कॉलोनीज को बढ़ाते जाएंगे। ये एक न्यूट्रिएंट मीडियम हो गई। अब हम एक और न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर्म करेंगे। फिर से ये पेट्री प्लेट है या पेट्री डिश, इसमें आपने बनाया न्यूट्रिएंट मीडियम, लेकिन अब की बार न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने अनदर एंटीबायोटिक ऐड किया, दैट इज टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन की यहां ऊपर प्रॉपर्टी देख लीजिए कि बैक्टीरिया स्टैटिक है, मतलब बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा लेकिन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को रोक देगा। जितने बैक्टीरिया है कांस्टेंट उतने ही बैक्टीरिया रहेंगे। ऊपर वाली प्लेट में यानी एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में बैक्टीरिया सी की तो डेथ हो गई, इसका सवाल ही खत्म हो गया। जो बच गए ए और बी, इनको हम शिफ्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से निकालकर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। अब ये आ गया आपका बैक्टीरिया नंबर ए एंड दिस इज सपोज बैक्टीरिया नंबर बी। ओके, इन दोनों में रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, इसका फैसला करेगी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो आप लेफ्ट साइड के डायग्राम में देखिए, बैक्टीरिया ए के पास PBr322 है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ। तो ये जो जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इट इज एबल टू फाइट अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन का अपोजिशन करेगा। लेकिन बैक्टीरिया बी को देखिए, इसने जिस प्लाज्मिड को अपने अंदर रिसीव किया वहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एक्टिव नहीं है, बिकॉज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पर यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया फॉरेन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसको आप रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, जिसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट आएगा। तो बैक्टीरिया ए इज नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड बैक्टीरिया बी इज अ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन का असर कौन से बैक्टीरिया पर नहीं होगा, या यूं समझिए कि टेट्रासाइक्लिन का अपोज कौन करेगा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एक्टिव है और वो एक्टिव है बैक्टीरिया ए पर। तो बैक्टीरिया ए पर टेट्रासाइक्लिन का असर ना होने की वजह से
बैक्टीरिया ए सरवाइव तो करेगा ही करेगा, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जाएगा। बैक्टीरिया ए की बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज यानी कॉलोनी बढ़ना शुरू हो गई। बट व्हाट अबाउट बैक्टीरिया नंबर बी? इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट है, उस जगह पर फॉरेन जीन आ गया। टेट्रासाइक्लिन का असर होगा बैक्टीरिया बी पर, लेकिन टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया बी को किल नहीं करेगी, बल्कि बैक्टीरिया नंबर बी का पॉपुलेशन जितना था उतना ही रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं। इस तरह हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि भाई जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और जिसकी पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई, स्टैटिक हो गई, वो रिकॉम्बिनेंट। सो बाय दिस मेथड यहां पर हमने लिखा कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये होता है दो अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज करना, क्योंकि हमारे पास दो सिलेक्टेबल मार्कर जीन हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये बताया गया कि जब हम दो अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हैं, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी बैक्टीरिया को एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे शिफ्ट किया गया, तो दिस प्रोसेस इज फाउंड टू बी कंबरसम प्रोसेस। साइमल्टेनियस प्लेटिंग इन टू डिफरेंट मीडियम इज अ कंबरसम प्रोसेस का मतलब होता है कि यह बड़ा दुश्वार प्रोसेस होता है, डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इस डिफिकल्टी से बचने के लिए साइंस तो तरक्की कर ही रही है, एक ऐसा अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर जीन निकाला गया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू डिफरेंट प्लाज्मिड, PBr322 और एडवांस प्लाज्मिड है PUC, प्लाज्मिड कंस्ट्रक्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि PBr322 के पास दो मार्कर जीन है, टू सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, ओके, एंड बोथ आर, दोनों भी सिलेक्टेबल मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दो अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम लगेगी आपको, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। बट PUC का एडवांस फीचर यह है कि प्लाज्मिड कंस्ट्रक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इसके पास एक ही सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, ओनली वन सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में दिया है, जब हम लैकोप्रोन पढ़ते हैं, तीन स्ट्रक्चरल जीन है वहां पे, लेक जेड जीन, लेक वाई जीन और लेक ए जीन। इनमें से जो लेक जेड जीन है वो सिंथेसिस करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। ठीक है, तो लेक जेड जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर विच इज अगेन नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज आवर PUC, प्लाज्मिड कंस्ट्रक्टेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब यहां पर आप देखिए ये जो साइट है ब्लैक कलर से, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इस साइट पर BAMH1 एंजाइम एक्ट करेगा। BAMH1, दिस इज रेस्ट्रिक्शन साइट एंड द सेम रेस्ट्रिक्शन साइट कंटेन लेक जेड जीन। इसी पोजीशन पर लेक जेड जीन भी प्रेजेंट है। आपने प्लाज्मिड को BAMH1 से तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो प्लाज्मिड इस तरह से ओपन तो हो जाएगा, लेकिन याद रखिए कि लेक जेड जीन ब्रेक डाउन हो गया, लेक जेड जीन इनएक्टिव हो गया। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज नहीं करेगा। यहां पे दो अलग अलग सिचुएशन हम पैरेलल लेके चलते हैं। जब लेक जेड जीन इंटैक्ट रहेगा, साबित रहेगा, इट विल एबल टू सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम हमने यहां पे बनाया। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हमने एक कलर सबस्ट्रेट ऐड किया जिसका नाम है एक्स-गैल। ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहलाता है, क्रोमोजेनिक यानी कलर प्रोड्यूस करने वाला न्यूट्रिएंट मीडियम और कलर प्रोड्यूस करने वाला सबस्ट्रेट। नाम याद रखिएगा, एक्स-गैल नाम है इसका। ठीक है, इसका फीचर ये है कि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बैक्टीरिया के अंदर सिंथेसाइज होगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से सराउंडिंग ऑफ द बैक्टीरिया में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर एग्जांपल पूरा ब्लू कलर है। तो लिंक याद रखिए कि लेक जेड जीन इंटैक्ट है। लेक जेड जीन ने क्या बनाया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
बीटा गैलेक्टोसाइडिस की वजह से बैक्टीरिया के आसपास ब्लू कलर फॉर्म हो गया एक्स गेल की वजह से, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की वजह से। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया कि इस इंटैक्ट प्लाज्मिड को BAM-H1 से तोड़ दिया, यहां से ब्रेक डाउन कर दिया, तो LEG-Z जीन इनएक्टिव हो गया और उसी लोकेशन पर आपने लिंक कर दिया या लाइगेट कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये प्लाज्मिड आपका बन गया RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, अब आपने दो बैक्टीरियम लिए। फर्स्ट बैक्टीरियम के अंदर LEG-Z मतलब कंप्लीट PUC को इंट्रोड्यूस किया गया और सेकंड बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया RDNA। ठीक है, तो दिस इज सपोज अगेन बैक्टीरिया A एंड दिस इज बैक्टीरिया नंबर B। बैक्टीरिया A रिसीव कंप्लीट PUC बट बैक्टीरिया B रिसीव रिकॉम्बिनेंट PUC। ठीक है, दोनों बैक्टीरियम को हम न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रख देते हैं जिसमें एक्स गेल ऐड किया गया। तो सपोज दिस इज बैक्टीरिया नंबर A एंड दिस इज बैक्टीरिया नंबर B। बैक्टीरिया A के पास LEG-Z जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडिस को सिंथेसाइज करेगा और अपने अतराफ में मतलब अपने सराउंडिंग में ब्लू कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देना। सो ब्लू कलर इज प्रोड्यूसेस अराउंड दिस बैक्टीरिया। हमको समझ जाना पड़ेगा कि भाई इसके पास LEG-Z जीन इंटैक्ट है, मतलब ये कि उस साइट पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच नहीं हुआ। बी जो बैक्टीरिया है इसका LEG-Z जीन डिस्टर्ब हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। क्यों? कि उसी पोजीशन पर जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। ये बीटा गेल नहीं बनाएगा और बीटा गेल ना बनाने की वजह से बैक्टीरिया बी की जो कॉलोनीज हैं आसपास में नो कलर, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। हम पहचान लेंगे कि जिस बैक्टीरिया की सराउंडिंग में ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और जिस बैक्टीरिया के अतराफ में आसपास में ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। एक ही सिलेक्टेबल मार्कर और एक ही न्यूट्रिएंट मीडियम की वजह से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने में कामयाब हुए। देयरफॉर द मोस्ट प्रीफरेबल प्लाज्मिड इज PUC, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया।